बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़िशान सईद और हमारे साथ वीडियो में मौजूद हैं अरसलान जिलानी साहब, जो कि हारू निहोंगो जैपनीज़ लैंग्वेज सेंटर के एक बायनाज़ टीचर हैं। और इनसे आज हम बहुत सारे मौजू पर बात करेंगे। बहुत से सवालात होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, और वो बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं स्पेशली, उनके जहनों में काफ़ी सारे सवालात होते हैं, जिस तरह कि हम कैसे कॉलेज फाइंड करें जापान में, और वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाली है कि हम आपको अरसलान जिलानी साहब के तवज्जुह से ये चीज़ बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी जाने के लिए, और किस तरह आप कॉलेज फाइंड कर सकते हैं, आपके वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होते हैं, इवन के आपकी एलिजिबिलिटी आई होती है जापान से। तो हम शुरू करेंगे, नंबर वाइज हम क्वेश्चंस करेंगे अरसलान साहब से। तो वेलकम अरसलान साहब, आपको वेलकम करते हैं। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जापान में कोई स्टूडेंट कैसे कॉलेज फाइंड करे। तो इसका सबसे जो पहला बेसिक स्टेप है वो ये है कि हमें हाउ टू फाइंड कॉलेजेस इन जापान, ये सवाल है ना आपका। तो इसमें सबसे पहले हमने करना ये होता है कि जापान की ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑथेंटिक यानी कि मुस्तनद वेबसाइट है, जो कि इमिग्रेशन से तस्दीक शुदा है। उस वेबसाइट पे जाके आपने रीजन वाइज कॉलेजेस तलाश करने हैं कि आया कि अगर मुझे टोक्यो में कॉलेज ढूंढना है, ओसाका में ढूंढना है, हिरोशिमा में ढूंढना है, तो आपने स्पेसिफिकली उस इलाके में जाके क्लिक करेंगे तो सारे उस इलाके के कॉलेजेस उसमें आ जाएंगे। उस वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, वेबसाइट का नाम आप लोग लिख लें। नाम ये है www.NIN फॉर नॉर्वे, आई फॉर इग्लू, एस फॉर शुगर, फिर दोबारा एस फॉर शुगर, फिर एच फॉर हॉलैंड, फिर आई फॉर इग्लू, फिर एन फॉर नीदरलैंड, यानी कि निश्चिन बन रहा है। स्पेलिंग इसकी है NISSHIN, निश्चिन क्यो, KYO, निश्चिन क्यो, निश्चिन क्यो .org ऑर्गेनाइजेशन का ORG। तो www.nishinkyo.org ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसके ऊपर हर साल जो कॉलेजेस ऐड होते हैं जापान में, जो अपना नया कॉलेज खोल रहे हैं, तो वो भी जो इमिग्रेशन से एफिलिएटेड हैं, जो इमिग्रेशन की तस्दीक में काम कर रहे हैं, तो वो इस वेबसाइट पे अपना इंफॉर्मेशन को करवा देते हैं रजिस्टर्ड। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं और जाके रीजन वाइज कॉलेजेस को सर्च करें और उनसे रब्ता करें। और ये पहला स्टेप है, कॉलेज को सर्च करना है। कॉलेज आपको यहाँ से मिलेंगे, कॉलेज आपने यहाँ से ढूंढने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉलेज तो मिल जाएंगे, लेकिन कौन सी डेट्स हैं, कौन से मंथ्स ऐसे हैं कि जिसमें हम एप्लीकेशन दे सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जापान में ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा फेमस सेशन है ना, वो दो हैं। जो मशहूर सेशन है वो दो हैं, जो कि एक ज़माने से हम देखते हुए आ रहे हैं। एक तो सेशन है अक्टूबर का, अक्टूबर। अक्टूबर का, और दूसरा सेशन है अप्रैल का। अप्रैल। ये दो सेशन है जापान में, एक अप्रैल का और एक अक्टूबर का। अब लेट सपोज किसी स्टूडेंट को अक्टूबर में जाना है जापान, तो फिर उसको चाहिए कि वो उसी साल के फेब यानी कि फरवरी के महीने में तमाम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर ले। पहले ऐसा नहीं था। अभी भी आप देखें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि उसकी वेबसाइट पे इस तरह से लिखा होता है कि अक्टूबर के सेशन के लिए आप मई में अप्लाई कर सकते हैं, मई लास्ट डेट है, मगर अब ऐसा नहीं है, वो सिर्फ वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इन रियलिटी अगर आप कॉलेज से रब्ता करेंगे तो कॉलेज वाले आपसे ये बोलेंगे कि वो तो सारे एडमिशन खत्म हो गए। तो लिहाजा आपने बहुत पहले तैयारी करनी है। उसकी वजह है कि नेपाल से, इंडिया से बहुत लोग आ रहे हैं, अब वहाँ पे रश बहुत है। तो आपने फरवरी में अप्लाई कर देना है, फरवरी एप्लीकेशन डेट है, फरवरी में डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। अच्छा, अब आते हैं अप्रैल के लिए। अक्टूबर वाले के लिए हमें फरवरी में फरवरी अपनी में कर लें, हाँ, तैयारी पूरी तैयारी करनी पूरी है। कर लें। ठीक है। और और दूसरा सेशन है आपका अप्रैल का। उसके लिए आप कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रैल यार नया नया साल में चौथा महीना होता है अप्रैल का, तो पिछले साल के अगस्त तक तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप कॉलेज में रवाना कर दें। जो ठीक है। स्टूडेंट्स अभी अप्रैल के सेशन में पढ़ना चाह रहे हैं जापान में, यानी कि अप्रैल में क्लासेज जिनकी स्टार्ट होंगी, तो वो कोशिश करेंगे इस साल के अगस्त तक तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करके कॉलेज में सेंड कर दें।
अब ये तो हो गया दो मशहूर फैशन। इसके अलावा दो फैशन और भी हैं। जनवरी का फैशन है, लेकिन जनवरी के फैशन में पाकिस्तान से बहुत कम ही स्टूडेंट जा पाते हैं। उसकी वजह है कि वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की एबिलिटी मांगते हैं, यानी कि N4 N3 लेवल की वो मांगते हैं, और वो कोर्स भी छोटा है। तो हमारा पाकिस्तानी जो स्टूडेंट जाता है वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा अरसे जापान में रहूँ, 2 साल 3 साल। तो जनवरी का फैशन जो है बहुत छोटा फैशन है ना, इतना लंबा कोर्स नहीं है, तो उसमें ज़्यादातर यूरोप वगैरह के स्टूडेंट्स आते हैं। फिर अगला फैशन जो है वो जुलाई का है। हाँ, जुलाई के सेशन में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए, जुलाई के सेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने करना ये है कि पिछले साल दिसंबर तक आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज कर लें। तो ये आपको मैंने डेट बता दी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉलेज की तरफ से जो इंटरव्यू होता है जी। उसके लिए कैसे एक बच्चा अपने आप को तैयार करे, और जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस्म के और कौन से क्वेश्चन कॉलेज स्टूडेंट से करता है इंटरव्यू में। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये कि स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए किस किस्म से आपको तैयार करे, अपने आप को तैयार करे। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में ना। एक वो कि जो कि शौक से जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वो जापानीज सीख के जापान जाना चाह रहे हैं, और एक वो हैं कि जिनको बस जापान जाना है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जापान जाना है पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे उस स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो कंसल्टेंट्स तो अपना काम कर रहे हैं ना, और उस स्टूडेंट्स की ज़ाहिर है अपनी वो होती है कि भाई हमें सिर्फ जापान जाना है, तो कंसल्टेंट से फिर रब्ता करते हैं। तो कंसल्टेंट्स फिर उनकी तैयारी कराते हैं। कोई 15 या 16 सवाल होते हैं, वो उनको याद करवा देते हैं कि आप ये याद कर लो, क्रैम कर लो, रट्टा लगा के इस सवालों को याद कर लो, ये सवाल का ये जवाब है, ये सवाल का ये जवाब है, ये सवाल का ये जवाब है। एक तरीक़ेकार तो ये है जो कि समझ में आया होगा क्या तरीका है ये। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप प्रॉपर लैंग्वेज सीखें। एटलीस्ट जो आप किताब आपके पास होती है, मिन्ना निहोंगो या गेंकी बुक है, उस बुक के कम से कम भी आप 14 लेसन या 15 लेसन आप पढ़ लें। उसके बाद आपको इतनी नो हो जाती है कि अगर आप रट्टा भी लगा रहे हैं तो आपको पता है मैं क्या याद कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट उसको पता ही नहीं है कि मैं से क्या सवाल किया, तो वो लेट सपोज एक जनरल में सवाल कर रहा हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, तो इसको पूछने के जापान में 3 तरीके हैं। अब उसने जी एक याद कर लिया, नान साइज इसका। अब वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मेरे से ये सवाल होगा नान साइज इसका। अब उन्होंने सवाल कर लिया ओतोशिबा, वो बैठा हुआ है वहाँ पे, उसको पता ही नहीं है कि ओतोशिबा का मतलब क्या है। उसका मतलब भी ये कि आप कितनी उम्र है आपकी। तो एटलीस्ट अगर आप 15 लेसन याद कर लेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सवालात को करने के कई तरीके हैं, नॉलेज हो जाएगी आपको, दिमाग खुल जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप सवाल जो है तैयारी आपने करनी है इंटरव्यू की, और जल्दबाजी ना करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में वो बजाय 6 महीने में जाने के वो उनको फिर 2-3 साल लग जाते हैं, नहीं जा मजीद लेट। अब सवाल जो आपने सवाल किया कि किस किस्म के सवाल होते हैं, वो मैं उर्दू में बता रहा हूँ आपको। अमूमन यही सवाल होंगे, लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। सवाल यही है जो बता रहा हूँ आपको उर्दू में। पहला सवाल ये होगा कि आप तारुफ करवाएं अपना। तो अब आप उसको पूरी कहानी नहीं बतानी है आपने, बस आपने शॉर्ट तारीफ करवाना है आपका कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मैं पाकिस्तानी हूँ, जापानीज लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ, और आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, मेरी हॉबी है, बस आपने शॉर्ट में। ठीक है। अगला सवाल जो होगा आपसे, लाजमी सी बात है, जो एप्लीकेशन होता है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपका, जो आप कॉलेज में टाइप करके भेजते हैं, सवालात भी उसमें से ही आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बताएं, इकोनॉमी कैसी चल रही है पाकिस्तान की, जापान के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो ऐसे सवाल नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आप भी वहाँ जापानीज लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, आप भी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल आपसे नहीं करेंगे। वो यही सवाल करेंगे पहला एप्लीकेशन से, आपका तारुफ, तारुफ के बाद फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, जो आपने लिखा होता है हिस्ट्री में कि मेरे इतने फैमिली मेम्बर्स हैं। अगला सवाल ये होगा कि आपका स्पॉन्सर कौन है, छुट्टे हुए अगला सवाल ये करेंगे। अब ये सवालों में आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही होंगे, आपका स्पॉन्सर कौन है। अच्छा, स्पॉन्सर की इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है वो बतानी है आपको, वो आपने याद कर लेनी है। जापानीज में याद करना पड़ता है आपको कि कितनी इनकम है, स्पॉन्सर करता क्या है। ठीक है। इसके अलावा ये सवाल होगा आपसे कि आपकी वालदा क्या करती हैं, ये सवाल, वालिद और वालदा दोनों क्या करते हैं, ये सवाल आपसे करते हैं। फिर ये सवाल होगा आपसे कि अगर से स्पॉन्सर थर्ड पार्टी स्पॉन्सर है, यानी कि आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, तो वालिद और वालदा स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी से क्या मुराद है। थर्ड पार्टी से मुराद है कि बिल्कुल ही अननोन आदमी जो आपको स्पॉन्सर कर अच्छा, रहा है, यानी कि वो आपका रिश्तेदार नहीं है। हाँ, ठीक है। वो स्पॉन्सर आपको क्यों कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना कि जिनका स्पॉन्सर कोई दूसरा आदमी कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, क्या वजह है, वालिद और वालदा स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल होगा। फिर आगे जब चलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने, अगर आप इंटर किया हुआ है आपने, तो आपने इंटर कौन से ईयर में पास किया था,
इंटर में जो आपने इंटर किया उस कॉलेज का नाम क्या था, कौन से ईयर में इंटर पास किया। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट है तो वही जो लास्ट एजुकेशन आपकी, वो सवाल ये करेगा कि आखिरी एजुकेशन आपने कौन से ईयर में पास करी। अमूमन ये लोगों को याद नहीं रहती यहाँ पे, लेकिन ये आप याद कर लें कि हमने इस ईयर में इंटर किया था, इस ईयर में ग्रेजुएशन की थी, ये आप याद कर लें। प्लस फिर उसके बाद अगर आपके बीच में तालीम में गैप है, इंटर से लेके अब तक का अगर गैप आ रहा है, तो इस गैप के दौरान आपने क्या किया, ये भी सवाल करते हैं। और जैपनीज लैंग्वेज आपने कब से स्टार्ट करी, जापानी ज़बान के बारे में मज़ीद सवाल वो करेंगे। सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि लैंग्वेज आती नहीं आती, वो ये सवाल करेंगे कि जैपनीज लैंग्वेज आप कहाँ पढ़ते हैं, कितने कितने हफ्ते में कितनी क्लासें होती हैं, ठीक है, एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं, ये सब सवाल वो करेंगे। एक दिन में कितने घंटे लैंग्वेज सीखते हैं, हफ्ते में कितनी क्लासें होती हैं, कहाँ पढ़ते हैं, और कितने महीने लैंग्वेज आपने सीखी या पढ़ी। तो उसमें उसमें फिर ये भी होता है सवाल कि उसमें फिर वो करते हैं हिसाब, अपना हिसाब कर लेते हैं कि इसके इतने आवर्स बन रहे हैं, क्योंकि आपने जो है ना एप्लीकेशन पे लिखा होगा कि मैंने इतने आवर्स जापानी ज़बान पढ़ी है। अब जो ये आपसे सवाल कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है कि इतने आवर्स हो गए, क्रॉस चेक कर रहे हैं वो, क्रॉस चेक कर रहा है वहाँ पे ना कि इतने आवर्स हो गए आपके। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप कौन से लेसन पर हैं। अब लेसन होंगे तो आप बताएंगे ना। अब बहुत से तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि लेसन ही नहीं है उनके पास, वो बस पैटर्न्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, अहम सवाल है। फिर आगे एक और सवाल है, अभी सवाल चल रहे हैं, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुए। आगे मज़ीद सवाल ये होगा आपसे कि आप जापान जाके क्या करेंगे, जापान जाके आपने क्या करना, ये आपका पर्पस। अब इसमें ये बिल्कुल बच्चों ने जवाब नहीं देना आपने कि जापान बड़ा अच्छा मुल्क है, वो सबको पता अच्छा मुल्क है, जापान जाऊंगा मैं, जापान बड़ा अच्छा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, जापान की आप तारीफें कर रहे हैं। ये जापान के बारे में नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे हैं कि आप जापान जाके क्या करेंगे। आपने बताना रीज़न कि मैं जापान जाके ये करूंगा और क्यों करूंगा, जापान में क्यों कर रहे हैं आप, ये पाकिस्तान में नहीं कर सकते क्या, उसका बताना है आपने रीज़न है, डिटेल आपने बताना है रीज़न कि ये वजह है। लेकिन ये नहीं कि पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जो आप लिखेंगे ना पर्पस ऑफ स्टडी, जो आप लिखते हैं वो तकरीबन 2 या 1 पेज का होता है। उसी पर्पस ऑफ स्टडी को आपने क्या करना है कि 1 मिनट या 2 मिनट में बता देना है शॉर्ट करके कि ये पर्पस है जापान जाने का मेरा। और जापान जाके लैंग्वेज सीखने के बाद क्या करेंगे, एक सवाल ये भी करेंगे वो कि लैंग्वेज सीखने के बाद आप क्या करेंगे, आया कि आप आगे मज़ीद पढ़ेंगे या फिर आप वापस पाकिस्तान आएंगे या जॉब वीज़े पे जाएंगे, आप जॉब अपने वीज़े को आप कन्वर्ट करेंगे। इन सवालों के आपने जवाब देने। फिर ये तो हो गए आपके पर्सनल क्वेश्चंस। अब आते हैं वो ये चेक करते हैं कि अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू ख़त्म कर देंगे। अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं वो ये देखते हैं कि आया कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो वो स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ, स्क्रीन शेयर करके आपको रीडिंग करवाएंगे, बोलेंगे पढ़ो रीडिंग करो। उसमें हिरागाना काताकाना भी होगी और थोड़ी बहुत कांजी भी होगी, लेकिन वो बहुत ही कम कॉलेज ऐसे हैं जो कि कांजी में भी सवाल करते हैं। वो बहुत यानी कि टफ उनके फैसले होते हैं, डिसीजन बहुत टफ होते हैं, ऐसे कॉलेजेस बहुत कम हैं। तो वो आपसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि और आपको शेयर करा के स्क्रीन के ऊपर पढ़वाएंगे, रीडिंग करें आप, सवाल होंगे उसके जवाब दें आप, ये भी होते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि वो आपको ना पिक्चर्स दिखाएंगे, पिक्चर्स, अल्फ़ाबेट लिखा होगा, हिरागाना का आ लिखा हुआ, बोल रहे हैं पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ तो पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह से भी आपको करवाएंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि वो बोलते हैं और आपने लिखना है, यानी कि वो आपसे बोलेंगे आपने लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं लिखें भाई बताशी तो बताशी लिख रहे हैं आप, लिखें भाई निहोंगो तो आप निहोंगो लिख रहे हैं, लिखें चौकरेतो तो आप चौकरेतो लिख रहे हैं। ये आपने लिखा, फिर लिख के आप दिखा भी रहे हो उनको ऐसे करके ना, आपने शो भी करना है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो ये वाली भी एक्टिविटी करवाते हैं आपसे, लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के लिए। ये आपके जनरल क्वेश्चन होंगे। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उसी टेक्स्ट बुक की कुछ पेजेस को शेयर करके बताएंगे कि आप बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, ये आदमी क्या कर रहा है। जापानी में पूछेगा कि कोनो हितो वा नानी उश्ते इमास का, ये आदमी क्या कर रहा है, तो बताएंगे कि ये आदमी ये कर रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है, तो आप बताएंगे कि बच्चा ये कर रहा है। तो ये कर रहा है तो ये कहाँ है, लेसन नंबर 15, यानी कि लेसन 15 तक आप पहुँचेंगे तो आप इन सवाल के जवाब देख सकेंगे ना। ऐसे ही ये सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा मज़ीद और सवाल नहीं है। अगर मज़ीद सवाल कर रहे हैं और थोड़ी बहुत आप गलती करें तो उसमें गुंजाइश है, ऐसा नहीं, क्योंकि आप लैंग्वेज सीखने तो जा रहे हैं जापान, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन ये जो पढ़ा है आपने वो तो आपको आया ना कम से कम, ठीक है। ये है सवाल। ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो ये है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्योंकि कैटेगरी तो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सिर्फ जापान जाना है,
तो वो तो भाई स्टडी वीज़ा अप्लाई ना करे, जिसका मकसद सिर्फ ये है ना जापान जाना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिनको जापान पसंद है, लेकिन पढ़ने की नीयत से नहीं, काम करने की नीयत से। उनको जापान की तारीफ भी बहुत करते हैं कि हमें जापान जाके ना बिजनेस करना है, हमें वो जापान सेटल होना चाहते सेटल होना चाह रहे हैं, जापान पसंद है उनको, लेकिन पढ़ने की नीयत से नहीं आना चाह रहे, वो जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट स्टडी वीज़े पे भाई वो बिल्कुल अप्लाई ना करें। स्टडी वीज़े पे, स्टडी वीज़े पे सिर्फ वही जाए कि जो वाकई में पाकिस्तान से बाहर स्टडी पे जाना चाह रहा है। मैं ये बात करूँ, जो पाकिस्तान से बाहर स्टडी वीज़े पे जाना चाह रहा है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जापान है। उसकी वजह है कि दूसरे ममालिक हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका, उनकी आप फीसें तो मालूम करें कि कितनी फीसें हैं, साल की जो फीस है वो कितनी है। इवन के जो स्टूडेंट जो है वहाँ जाता है, जाने के बाद फिर आगे मजीद पढ़ता है तो वो कर्जे में डूब जाता है, कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब वो वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलता है तो वो घर पैसे नहीं भेज पाता, पहले वो अपना कर्जा उतारता है। लेकिन जापान ऐसा नहीं है। जब अगर आपने स्टडी वीज़ा पे जाना है तो बेस्ट कंट्री है जापान। और थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि थोड़ा वर्सटाइल हो, थोड़ा सा यूनिक कल्चर हो, थोड़ा मुश्किल हो, जो चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं, वो स्टूडेंट जो है ना जापान है, जो कि यूनिक चीज़ों को पसंद करता है, यूनिक। अब इंग्लैंड तो एक ट्रेंड बना हुआ है ना, हर आदमी इंग्लैंड जा रहा है, हर आदमी अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए, ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन जो बोलते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा अलग वे निकालना है, मुझे अलग रास्ता चाहिए, उसके लिए जापान बेस्ट कंट्री है स्टडी वीज़े पर जाना चाह रहा है अगर वो, तो बेस्ट कंट्री। ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो जापान जाए स्टडी करने के लिए। अच्छा, फीस वगैरह आपने जिस तरह कहा कि बहुत कदरे कम है दूसरे ममालिक से, तो अंदाज़तन कितनी एक हो बिल्कुल जाती है एयर की फीस? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसका जवाब तो ऐसे भी है ना कि अगर आपके इर्द गिर्द, मैं नहीं बोलूँगा अपने मुंह से, इर्द गिर्द कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके दोस्त हैं जो कि जापान नहीं इंग्लैंड गए या अमेरिका गए, उनसे पूछें कि उन्होंने साल की फीस कितनी पे करी। इसी तरह आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जापान गए होंगे, उनसे पूछें उनका साल का क्या खर्चा आया, और अगर तो ना आपको हो खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो बता रहा हूँ, अभी एक स्टूडेंट, उसका मैं नाम नहीं ले रहा, वो मेरे पास आया अभी स्टडी करने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए। तो उसका केस पहले रिफ्यूज़ हो गया कनाडा का ना, तो उसमें बता रहा है वो कि उसने 62 लाख रुपए फीस पे करी है, एक साल की? एक साल की 62 लाख रुपए उसने फीस पे करी है कनाडा की। और जापान में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर दें, आप कहीं भी अप्लाई कर दें, मुश्किल से लाख 2 लाख का फर्क आता है। 19 लाख रुपए से लेके 21 लाख का खर्चा है विद टिकट्स, यानी कि कंप्लीट खर्चा। कंप्लीट बता रहा हूँ मैं, टिकट्स के साथ ये खर्चा आता है। तो कितना देखें चीप है, कितना देखें एजुकेशन यहाँ पे चीप है जापान में। तो लैंग्वेज का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जापानीज। आपने सिर्फ जो कुर्बानी देनी है ना, वो ये देनी है कि लैंग्वेज सीखनी है, जापानीज लैंग्वेज। वहाँ भी तो कुर्बानी दे रहे हैं ना, इंग्लिश सीख रहे हैं, आईएल्टीएस कर रहे हैं, टॉफल कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी ये कर लें, एक नई चीज़ आपके पास आ जाएगी। इंग्लिश तो देंगे सबको आती है, लेकिन जापान में फ़ायदा है कि आपको एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल जाएगी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने दो नाम सुने बेसिकली, GLPT, GLCT। ये बेसिकली टेस्ट हैं दो बिल्कुल। जापानीज लैंग्वेज के। तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और जापान दोनों के हवाले से इन दोनों की क्या वर्थ है? दोनों टेस्ट की पाकिस्तान में क्या वर्थ है, और GLPT और GLCT टेस्ट की जापान में क्या वर्थ है? ये बड़ा अहम सवाल आपने कि GLPT और GLCT जिसको लोगों ने ऐसे हवा बनाया हुआ है, ये जो ऑफिशियल एग्जाम है, इसकी क्या वर्थ है पाकिस्तान में और इसकी क्या वर्थ है जापान में। पाकिस्तान में तो देखें, इसका जवाब आपको भी पता होगा। यहाँ पे बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किस्मत साथ नहीं रही, समझ लें कि वो नहीं जा पाते उस ट्रैक के ऊपर जो जिस पर उनको होना चाहिए। तो अगर मैं जॉब के हवाले से बात करूं कि एक आदमी को जॉब करनी है जापान में अच्छी कंपनी में बहुत, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है भाई आप GLPT पास करके आए, तो इसकी मैं वर्थ बता रहा हूँ कि क्या वर्थ है GLPT की। एक जगह कहीं पर ऐड लगा कि भाई डाटा साइंटिस्ट चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, और ज़्यादा डाटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो मांगते हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट N3 की होती है। GLPT का N3 लेवल, N5 आता है, फिर N4, फिर N3 लेवल की एडवर्टाइजमेंट आई कि हमें N3 लेवल क्वालिफाइड यानी कि पास्ट डाटा साइंटिस्ट चाहिए। तो इसकी वर्थ सिर्फ इतनी है कि वो जो जॉब का जो रिक्वायरमेंट आएगी हमें N3 लेवल चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाएगा, यानी कि HR मैनेजर के सामने बैठने तक की उसकी वैल्यू है, यानी कि वो वहाँ तक जा सकता है। HR मैनेजर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसका गेट खोल के आप जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि आप N3 क्वालिफाइड हैं, आप वहाँ तक बैठ गए। मैं जापानीज कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आके बैठ गया, मैं N3 क्वालिफाइड हूँ, तो मैं आके वहाँ बैठ गया,
अब वो सर्टिफिकेट का कुछ नहीं करेंगे, अब वो आपको प्रैक्टिकल यानी कि वो चीज़ें बताएंगे, तो उसकी बढ़ते असर। अब एक आदमी जो कि जीएलपीटी क्वालिफाइड ही नहीं है, लेकिन वो लैंग्वेज उसका बेहतरीन लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट है, तो वो आदमी काम का है ना, उस आदमी की वर्थ है। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक है कि भाई आपने जॉब अप्लाई करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है, बस खत्म। लेकिन अब आप देखें ना, N3 है या N2 है, लेकिन आप उस कंपनी के काबिल ही नहीं है। वो कंपनी क्या करेगी, फौरन से आपको जो है ना वो कंटेंट, आपको टेक्स्ट, आपको तमाम कन्वर्सेशंस, मैसेजेस, कस्टमर्स की बातचीत वो आपके सामने रख देगी, बोलेगी बताओ ये प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आप पढ़ोगे ना, रीडिंग करोगे ना, ये प्रॉब्लम आई, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब वो सर्टिफिकेट का कुछ नहीं करेगा, सर्टिफिकेट तो साइड में रख दिया उसने, अब वो सवाल जवाब कर रहा है आपसे, बताएं ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये है, यहाँ तक की है, आप देख लें। तो जीएलसीटी करें या जीएलपीटी करें, बाकी कंटेंट दोनों का सेम है। जीएलसीटी का जो कंटेंट है, जो आपसे सवाल कर रहे हैं वो, और जीएलपीटी का कंटेंट बिल्कुल सेम है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है, सेम कंटेंट है। और वर्क मैंने बताया वो यहाँ तक है कि आप कहीं पर रिक्वायरमेंट आई हुई है N4 हमें चाहिए, N4 जीएलपीटी N4 रिक्वायर्ड है। चलें जी, आपने जीएलपीटी N4 किया हुआ है, आप इंटरव्यू देने के काबिल बन गए। इंटरव्यू में वो जब बुलाएगा जब N4 क्वालिफाइड है। अब इंटरव्यू में जाने के बाद अब जो आपकी एबिलिटी है ना, वो ये है कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी हो, स्पीकिंग कर सकें, उसकी बात को समझ सकें N4 लेवल के हिसाब से, आप उसकी बात को समझ सकें, तो फिर आप उससे अगले काम के हैं। अब ऐसे भी स्टूडेंट जो N4 भी हैं, N3 भी हैं, N2 भी हैं, लेकिन वो काम ही नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसे स्टूडेंट्स का। और पाकिस्तान में इन दोनों की क्या बात है? पाकिस्तान में कंपनियां नहीं है, कोई वर्क नहीं है यानी कि? पाकिस्तान में कंपनियां नहीं है ना। पाकिस्तान में देखें, अगर आप बात करें टोयोटा है, सुजुकी है, तो टोयोटा वाले भी वो कहते हैं हमें इंटरप्रेटर चाहिए बस। तो इंटरप्रेटर जो है ना, वो जापान में जो ज़िंदगी गुजार के आया है, जापान में 10 साल 5 साल लगा कर आया, उसको जापानीज आती है। अब उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब एक बच्चा यहाँ पर है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसके अंदर बात करने का, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं है इस तरीके की। तो फिर टोयोटा वाले किसको पकड़ेंगे, टोयोटा वाले उसको रखेंगे जो जापान में रहकर आया है, 5-6 साल लगा कर आया है। तो वही वाली बात आ गई ना कि आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी हो, प्लस लिसनिंग एबिलिटी आपकी अच्छी हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो आपके अंदर, तो आपकी वर्थ है। वरना तो नहीं, वो थोड़ी पूछेंगे कि ये जुमले बनाएं आप, वही तो नहीं बोलेंगे जुमले बना के बताएं। तो प्रैक्टिकल आप उसमें जाके काम करेंगे। तो जीएलसीटी जीएलपीटी की पाकिस्तान में देखें कंपनियां नहीं है ना, अगर कंपनियां होंगी तो वर्थ है ना। अब इंडिया है, इंडिया में जो जॉब्स आती रहती हैं, आप देखें इंडिया में naukri.com एक वेबसाइट है, नौकरी के अंदर, वहाँ पे देखें कि आपको लगता है जब आप जॉब देखेंगे जापानी, आप उसमें जापानीज पर क्लिक करें तो इतनी बेशुमार जॉबें हैं उसके अंदर जापानी स्पीकिंग वालों की, कि आप समझते हैं कि यार यहाँ पे तो इतनी इंडस्ट्रियाँ हैं जापानीज, वहाँ पे वर्थ है। लेकिन यहाँ पे सच नहीं है, तो यहाँ पे इतनी वर्थ नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तान में कंपनियाँ कम है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि कराची में बड़ा टफ होता है जीएलपीटी का हाँ एग्ज़ाम। हाँ। और इसमें क्या है कि इस्लामाबाद में हो रहा है या कराची में हो रहा है जीएलपीटी, कहीं टफ है कहीं इजी है, तो इसमें आप ज़रा रोशनी डालें कि ये क्या सिनेरियो है इसका? देखें, इसका जवाब मैं बिल्कुल एक शॉर्ट लाइन में बोलूँगा, जवाब दूंगा। जीएलपीटी एक बहुत ही समझ लें कि काबिल इज़्ज़त एग्ज़ाम है, इम्तिहान है, दुनिया में इसकी एक वर्थ है ना जीएलपीटी की। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं ओवर तमाम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। इसमें ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। इंडिया भी आगे है, मैं मानता हूँ आगे, लेकिन वो है हमारे वाले लोग ना इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन तमाम कंट्रीज़ को मैं ले रहा हूँ इस जुमरे में। चाइना को मैं अभी इतना नहीं ले रहा, चाइना भी बहुत आगे निकल गई। तो मैं समझता हूँ कि जो जेएलपीटी का एग्ज़ाम है, जो आपने सवाल किया, बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब ये है कि जेएलपीटी का एग्ज़ाम जापान एम्बेसी में होना चाहिए, एम्बेसी में होना चाहिए। और जेएलपीटी का एग्ज़ाम जापान कॉन्सुलेट में। अब देखें कराची का, एम्बेसी में अभी आप अभी कराची में कॉन्सुलेट में हो रहा है ना एग्ज़ाम। अच्छा, कराची में एम्बेसी में हो रहा है। कराची में एम्बेसी में हो रहा है। जैसे आपने सवाल किया कि कराची में स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल होता है एग्ज़ाम कराची के अंदर, तो एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, वो मुश्किल क्या है, वो वहाँ पे कोई मुश्किल थोड़ी कर रहे हैं, वो तो एक ही दिन में पूरी दुनिया में एग्ज़ाम हो रहा है ना। तो वहाँ मुश्किल यहाँ आसान, ये क्या, ये कैसी बात हो गई ना। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ मुश्किल हो रहा है, मुश्किल नहीं, एग्ज़ाम का तो कंटेंट वही है ना, क्योंकि पेपर तो जो
कराची में हो रहा है पेपर, जो न्यू दिल्ली में हो रहा है आज, जैसे कि पेपर कहीं हो रहा है जेएलपीटी का, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम पे पेपर होता है पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि न्यू दिल्ली में कोई दूसरा कंटेंट दे रहे हैं और कराची में कोई दूसरा कंटेंट है, ऐसा थोड़ी है, सेम ही कंटेंट है ना। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ मुश्किल हो रहा है एग्जाम, उसका जवाब ये है कि कराची में एग्जाम हो रहा है कॉन्सुलेट में, कराची में जेएलपीटी का एग्जाम कॉन्सुलेट में हो रहा है। तो ये जो तमाम ममालिक है ना, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इन कंट्रीज में जैपनीज लैंग्वेज का जो जेएलपीटी एग्जाम है ना, ये होना चाहिए एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, क्योंकि ये एग्जाम एक बड़ा वर्दी एग्जाम है, वर्थफुल एग्जाम है, इसकी अपनी एक डिमांड है, वैल्यू है। तो जापान फाउंडेशन को भी चाहिए कि ये एग्जाम जो है ना, ये एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में ही कंडक्ट किया जाए, कंडक्ट हो, ठीक है ना। तो इसका जवाब मैंने आपको ये दिया। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी आ जाती है, यानी कि वहाँ के कॉलेज अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप आए हमारे पास पढ़ें, लेकिन फिर भी एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, अच्छा, ये बड़ा लोगों में वो है कि भाई एलिजिबिलिटी आ गई तो लोग मिसगाइड भी करते हैं, भी थे वो कहते हैं जी एलिजिबिलिटी आ गई तो बस समझ लें वीज़ा है ये। और एक ज़माने में ऐसा ही था कि एलिजिबिलिटी अगर आपकी आ गई तो बस वो वीज़ा होता था, बस आप एम्बेसी जाएं, एलिजिबिलिटी जमा कराएं और वीज़ा लेके आ जाएं। अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो अगर कंटेंट जो आपने प्रोवाइड किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जापान में, तो उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी उनको लगे कि थोड़ा सा लूप होल है, बताया कुछ गया और दिया कुछ, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब इन्होंने ये चक्कर किया, ये बड़ा अहम एक आपको मैं एक अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ, वो ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए इमिग्रेशन में एक फॉर्म जमा होता है, जो कि कॉलेज वाले जमा करवाते हैं इमिग्रेशन में। उस फॉर्म की आप एक कॉपी जब एलिजिबिलिटी आपकी आए तो वो मंगवा लें यहाँ पे पाकिस्तान, आपने वो वाली कॉपी यहाँ पे जमा करानी है। ये इसका जवाब मैंने दिया, ये बड़ा अहम पॉइंट है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो आप जमा करवाते हैं, जो यहाँ से आप भर के भेजेंगे। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि पूरा जैपनीज में होता है, वो बड़ा मुश्किल फॉर्म होता है, 8-10 सफ़ों का फॉर्म होता है। वो फॉर्म आप देखते भी नहीं है ना, वो स्टूडेंट्स को इतनी नज़र से गुजरता है, वो किसी को दिखाया नहीं जाता। वो वाला फॉर्म कॉलेज की तरफ से जापान की इमिग्रेशन में जमा होता है। उस फॉर्म की एक कॉपी जब आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर आए तो उस फॉर्म की एक कॉपी आप यहाँ पे मंगवा लें और वो कॉपी आप साथ जमा करवाएं। फिर जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कराएंगे तो वो उस फॉर्म से उसको टैली कर लेंगे, यानी कि जो आपने डाटा वहाँ पे जमा करवाया है, जो आपने लिखा है, वो फिर जो आप यहाँ डॉक्यूमेंट देंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स के साथ उस फॉर्म को वो टैली कर लेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और वीज़ा लगने में भी आपको आसानी होगी। ये तो हो गया, ये तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी होगी तो आपकी एलिजिबिलिटी वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सेकंड वजह क्या है, वजूहत हैं इसमें। एक दूसरी वजह ये है कि अगर आप लेट हो गए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी आ गई, अब आप फीस जमा कराने में लेट हो गए, तो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। आपके पास रिहाइश नहीं है, जापान में जाके आप कहाँ रहेंगे, रिहाइश नहीं है, तो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फीस जमा कराने में लेट हो गए तो उस वक्त भी आपको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। ये सेकंड वजह है जो मैंने आपको बताई रिफ्यूज़ करने की। थर्ड जो वजह है लेट होना, अच्छा उसमें फिर आप क्या करें, अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप ना, हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। जैसे अब उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा कि कल आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं, तो आप अगर लेट हो रहे हैं तो आप एम्बेसी में फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट कल नहीं परसों जमा करा सकूँगा। आप ये बोलेंगे कि वो नोट कर रहे होते हैं कि देखें ये भी यानी कि मेहनत से खिलाफ है कि ये लेट हो रहा है, लेकिन इसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जापान एम्बेसी है, लेकिन उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन तो सारे जापान वाले ही है ना, है तो एम्बेसी जापान की। तीसरी वजह बता रहा हूँ आपको, तीसरी वजह क्या है, सबसे मेजर वजह, हाँ सबसे मेजर वजह क्या है कि वो लैंग्वेज में कमज़ोर है। एक्सपेक्टेशन तो ये की जा रही है ना कि आपको 150 आवर्स आपने पढ़े हैं, आपने तकरीबन 17-18 लेसन पूरे पढ़े हैं, आपको रीडिंग भी आती है, आपको लिसनिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, वो एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहे हैं। अब आप गए कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में, आपके सामने पेपर रख दिया कि भाई पढ़ के सुनाओ, सॉल्व करो, और आप ऐसे हो गए बिल्कुल नए, बिल्कुल न्यू हो गए, जैसे कि आपने जापानी पढ़ी नहीं है, तो 100% आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे वो, फिर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे। तो लिहाजा तैयारी करके जाएँ, इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप यहाँ पे भी कर लें तो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी फिर, वरना मेहनत ज़ाया है, ठीक है। आप ये मत समझें कि मेरे चाचा वहाँ बैठे हुए हैं, मामू बैठे हुए हैं, तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं कराची से रिफ्यूज़ हुए हैं, ठीक है ना,
तो उनको भी गलतफहमी ये थी कि जी मामू हैं चाचा हैं तो हमारे वीज़े लग जाएंगे, तो उनको भी रिफ्यूज़ यूँ किया गया कि जापानी ज़बान उनको नहीं आती, डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं, लेकिन क्यों अब क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं? जब डॉक्यूमेंट्स भी उनके पूरे हैं तो क्यों रिफ्यूज़ किया? और रिफ्यूज़ इसीलिए किया कि उनको लैंग्वेज नहीं आती थी। लैंग्वेज आनी चाहिए, जापानी कौम लैंग्वेज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं स्टडी वीज़े पे। ये जवाब था। अच्छा, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड नेशंस, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले एक्सपेक्ट करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे हमें फ़ायदा क्या है। हम्म। तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का या स्टूडेंट वीज़ा पे जापान जाने का क्या फ़ायदा है, ये एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट वीज़े पे जापान जाने का क्यों क्या हम फ़ायदा है? स्टूडेंट वीज़े पे ही जाएं, हम किसी और वीज़े पे ना जाएं, इसमें ऐसा क्या फ़ायदा है कि हमें स्टूडेंट वीज़े पे ही जापान जाना चाहिए? ठीक है, जापान में जो जैसे तमाम कंट्रीज़ में वीज़े की कैटेगरीज़ हैं, जापान में भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। उसमें जो एक पाकिस्तान से आदमी जाता है तो वो एक विज़िट पे जाता है, एक जाता है स्टडी पे। जो मेजॉरिटी जो जा रहे हैं लोग ना स्टडी पे, विज़िट पे या बिज़नेस वीज़े पे जाता है या वर्क वीज़े पे जाता है। अभी जो शुरू हुआ है 2 साल से वो TITP भी शुरू हो गया, TITP यानी कि टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं स्टडी वीज़े को विज़िट से, अब आपको घूमने फिरने जाना है, कह रहे हैं मैं स्टडी पे जाऊँ, तो फिर आपका स्टडी पे जाने का फ़ायदा है, घूमने फिरने जा रहे हैं तो विज़िट पे जाएँ आप। अब स्टडी वीज़े को आप कंपेयर करें कि जापान में जो आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, तो स्टडी वीज़े पे जाने में फ़ायदा है या वर्क वीज़े पे जाने में फ़ायदा है या TITP पे जाने पे फ़ायदा है। ये 3 कैटेगरीज़ हैं लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़े की बात करें तो 3 कैटेगरीज़ आती हैं लॉन्ग टर्म में। एक है स्टडी वीज़ा, एक है TITP टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एक है वर्क वीज़ा। तो इन तीनों में से कौन सा वीज़ा ज़्यादा अच्छा है जिस पे जाया जाए, स्टडी वीज़े पे जाएँ किस पे जाएँ, जो सवाल किया आपने। तो अगर से आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी ज़्यादा यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है आपके पास और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है TITP और एक है स्टडी वीज़ा, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आँख बंद करके कि आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। अगर फाइनेंशियली आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दें। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पास, जापान से मोहब्बत भी है, लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, जापान जाना भी है आपको, मेहनती भी हैं और मेहनत मशक्क़त पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो फिर मैं मशवरा दूंगा आपको कि आपके पास अगर लेकिन पैसे नहीं है आपके पास, पैसे आपके पास नहीं है तो आप जाएं TITP प्रोग्राम पे। अब आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी, स्टडी वीज़े पे नहीं जाना, आपको पैसे भी आपके पास बहुत हैं लेकिन स्टडी वीज़े पे जाना नहीं चाह रहे आप, तो फिर आप जाएं वर्क वीज़े पे। कौन सा वाला वीज़ा? वर्क वीज़ा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि आप वीज़ा सेल करती है या आपके जानने वाले हैं वो आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो आप उस वाले वीज़े पे चले जाएँ जापान, तो उस पर जाके आप अपना काम करें। स्टडी वीज़े पे कहीं और आप जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको जापान में इसलिए कि जापान में पार्ट टाइम जॉब आप कहीं और करते हैं, किसी और कंट्री में आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इंग्लैंड में कहीं पर, तो 4 घंटे से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करते। जापानी भी यही करते हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन जापान में फिर नरमी है। अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे भी काम कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन आप कॉलेज जाएँ, रोज़ाना कॉलेज जाएँ। किसी और कंट्री में इस तरह से आप नहीं कर सकते। जापान में आप 8 घंटे या 9 घंटे भी काम कर सकते हैं, तो क्या कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी ना, मतलब उतना आपके अंदर पावर हो, ताकत हो, आप डिपेंडेंट नहीं हाँ, रहेंगे। आप हाँ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना। आप किसी और कंट्री में आप जाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ इंग्लैंड जा रहे हैं बच्चे, तो वो फिर घर वालों से पैसा मंगा रहे हैं, ऐसे ही वो 50-60 लाख रुपए लगा के गए, प्लस वहाँ जाके भी यहाँ से पैसे मंगवा रहे हैं। लेकिन जापान जो मैंने देखा अभी तक जो स्टूडेंट्स गए वो घर से पैसे नहीं मंगवाते, क्योंकि जापान, हाँ जापान में जगह जगह काम है, जगह जगह काम है, जापान में काम बहुत है। फिर जापान में यंगस्टर नहीं है, आबादी बूढ़ों की ज़्यादा आबादी है जापान में, तो इसलिए जापान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आबादी कम है इसलिए। अच्छा, आप किन स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं जो अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़ा के लिए? हाँ, इसका मैंने अभी पहले भी जवाब दिया था आपको कि जिनके पास जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वीक नहीं है फाइनेंशियली, पैसा है उनके पास और वो स्टडी वीज़े पे बाहर जाना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़े पे बाहर जाना चाह रहे हैं और जापान अगर जाना चाह रहे हैं स्टडी वीज़े पे, तो बिल्कुल वो अप्लाई करें, जो कि जापानी ज़बान सीखना चाहते हैं। लेकिन जो कह रहे हैं मैं जापानी ज़बान नहीं सीखनी और सिर्फ वर्क वीज़े पे जाना चाह रहे हैं जापान, तो फिर वो स्टडी वीज़ा अप्लाई ना करें। क्योंकि हो रहा ये है कि मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट जो जाते हैं जापान वो टोटल अपने आप को काम में लगा देते हैं, स्टडी करते ही नहीं है, तो कॉलेज से अलग परेशानी आती है। कॉलेज वाले फिर उनको नोटिस भेजते हैं कि भाई आप काम करने जाएं या फिर या हमारे पास आके पढ़ लें, तो कॉलेज वाले भी तंग करते हैं, फिर कहते हैं हम आगे आपका वीज़ा नहीं बढ़ाएंगे। तो लिहाजा अगर आपको मकसद काम करना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, फुल टाइम सपोर्ट करनी है, तो आप स्टडी वीज़े पे मत जाएं। स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, घर वालों को सपोर्ट करनी है, लेकिन घर वालों के अंदर इतनी बर्दाश्त पेशेंस है कि वो थोड़ा अर्से ये कि वेट कर सकते हैं,
तो फिर 2 साल 3 साल के बाद आप घर पे आराम से भर के पैसे भेजें। आप घर पे 3 साल आप पढ़ लें, 3 साल के बाद आप भर के पैसे भेजें घर पे, और उससे पहले पहले थोड़ा कम कम करके आप पैसे भेजेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं घर को सपोर्ट करूँ फुल टाइम और स्टडी वीज़े पे जाऊँ, तो ऐसा ना करें आप, ऐसा नहीं करें। तो ऐसे वाले स्टूडेंट जो है ना स्टडी वीज़े पे ना जाएं, माइंड और टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो आज के इंटरव्यू के हम बिल्कुल लास्ट और सबसे अहम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं फॉर द स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। हमें जिलानी साहब इसका डिटेल्ड आंसर देंगे, हर डॉक्यूमेंट बताएंगे, उनकी तफसील बताएंगे। बेहतर है कि आप इसे नोट डाउन कर लें ताकि आपको फर्दर याद रहे और आपके पास सेव हो। वीडियो की सूरत में तो होगा, लेकिन एक रिटर्न फॉर्म में आपके पास होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए जापान में स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो अरसलान जिलानी साहब हमें प्लीज़ डिटेल बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ मैं आ रहा हूँ जो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट है स्पॉन्सर की तरफ से बता रहा हूँ। बाकी Sponsors के लिए। स्टूडेंट के पास तो तमाम डॉक्यूमेंट होते ही हैं, अरे वो इंटर किया हुआ है तो इंटर तक के डॉक्यूमेंट्स के पास होंगे। स्पॉन्सर के सबसे मेन डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर के, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, जो फीस पे कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट सबसे मेन है, अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो स्पॉन्सर का सबसे पहले आप लिख लें, स्पॉन्सर का CNIC आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक कॉपी चाहिए, स्कैन हुई। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके कॉलेज में सेंड करने पड़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट CNIC कॉपी स्पॉन्सर की। सेकंड डॉक्यूमेंट FRC, सेकंड डॉक्यूमेंट है FRC, ठीक है। फैमिली का होता है सर्टिफिकेट, इसमें तमाम फैमिली की डिटेल्स होती हैं स्पॉन्सर की, कि आया कि इसके कितने बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं, वो ये भी चेक करते हैं कि सारे बच्चे अगर छोटे हैं तो फिर ये इसको सपोर्ट कैसे करेगा, तो इसलिए FRC भी चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है स्पॉन्सर का, तीसरा डॉक्यूमेंट, वो ये है स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, जो कि सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट। कोशिश करें कि अगर आपका स्पॉन्सर जापान की तरफ से, जापान से अगर आप बना रहे हैं स्पॉन्सर, जापान से, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल उसके नाम से हो, कंपनी के नाम से ना हो। आपका टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, आपके 3-4 महीने बर्बाद हो जाएंगे, फिर आप दोबारा बढ़ जाएंगे। तो बेहतर ये कि जो उसका स्पॉन्सर, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो। अगर उसकी कंपनी है तो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट ना हो, उसकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो। यानी कि वो जॉब पेशा आदमी है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जॉब पेशा नहीं है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका अलग से पर्सनल बैंक अकाउंट भी खुला हुआ हो। ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1 साल की, ठीक, 1 साल की। अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है? स्पॉन्सर का बैंक अकाउंट बैलेंस सर्टिफिकेट, यानी कि एक बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट इशू होगा जिसमें ये लिखा होगा कि इसका बैलेंस ये है, लास्ट बैलेंस, ठीक है। वो बैलेंस कितना होना चाहिए? 60 लाख रुपए से ऊपर हो, पाकिस्तानी 60 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस हो अभी के हिसाब से, अभी जो हमारी करेंसी की वैल्यू चल रही है उस हिसाब से 60 लाख से ऊपर हो। अगर से उसके 2 या 3 बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, अगर से उसके बच्चे डिपेंडेंट हैं या उसके बच्चे ही नहीं हैं, और बच्चे डिपेंडेंट है अगर वो अपनी जॉब करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्पॉन्सर को मज़ीद खर्चा नहीं करना है, ठीक है ना। तो फिर उसके अकाउंट में अगर 45 लाख 40 लाख रुपए भी हैं तो चल जाएगा, 40-50 लाख भी है तो चल जाएगा, ठीक है। अगले डॉक्यूमेंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो है उसका इनकम टैक्स, ठीक है। जापान का भी लगेगा इनकम टैक्स, जापान में भी वही 3 साल के इनकम टैक्स चाहिए, और पाकिस्तान के भी 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो कि आपका वकील होता है जो भरता है, वो 3 साल के रिटर्न्स आपको चाहिए, 3 साल के। ये अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, जो आपका बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, पहली बात ये, अगर आप बिजनेस करते हैं तो FBR में आपका बिजनेस होता है रजिस्टर्ड, तो ऑनलाइन अपना आप डालेंगे ID कार्ड नंबर या अपना इनकम टैक्स नंबर डालेंगे ऑनलाइन, तो वो आपका एक सर्टिफिकेट सामने बन के आ जाएगा, उसको प्रिंट निकाल लें। वो कहलाता है आपका बिजनेस प्रोफाइल सर्टिफिकेट, जो अक्सर आप देखते होंगे ना दुकानों पे लगा होता है सर्टिफिकेट कि हम टैक्स पेयर हैं, वो उस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लू कलर का सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए आपको। और अगर जापान में काम, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अगर ये चाहिए, ठीक है, FBR का, ये दोनों के लिए, अगर वो सैलरी पेशा आदमी उसको भी चाहिए, और अगर वो बिजनेस करता है उसको भी चाहिए। जापान में अगर आप आते हैं तो जापान में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जापान में खाली 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, अगर जापान का आपका स्पॉन्सर है। अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि जो अगर आपका कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, अगर आप बिजनेस करते हैं, दुकान है, छोटी मोटी दुकान भी अगर आपकी है, तो उसका लेटर हेड तो होगा, लाजमी सी बात है।
तो लेटर हेड के ऊपर आप ये शो करेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, मेरा काम ये है, इतने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। उसमें आपका एड्रेस आएगा, तमाम चीज़ें आएंगी, और उसमें आप लिखेंगे कि मेरा काम इतने अरसे से इसका मैं काम कर रहा हूँ और मैं रेगुलर टैक्स पेयर भी हूँ, वो भी आप लिख देंगे उसके अंदर। मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरा NIC ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा बिजनेस का एड्रेस ये है, और मैं ये काम करता हूँ। एक और बनाएंगे आप लेटर जो होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। और ये सब हम बात कर रहे हैं स्पॉन्सर की इनकम सर्टिफिकेट, वो भी बनेगा आपका लेटर हेड के ऊपर, इनकम सर्टिफिकेट। उसमें आप जो स्पॉन्सर है आपका वो अपने हाथ से टाइप करेगा, लिखेगा भाई मेरी सालाना इनकम ये होती है और मेरी हर साल ये इनकम होती है, जो कि अपने पास से वो लिख रहा है, और उसको आप इनकम टैक्स सर्टिफिकेट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये वो लिख देगा, उसके ऊपर मेंशन कर देगा मेरी ये इनकम है साल की। ये हो गया। इसके बाद फिर वो बनाएगा अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो कि बनेगा आपका कहाँ पे, ओथ कमिश्नर से स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाते हैं आप, वो जो गवर्नमेंट का होता है ना एफिडेविट, उसके ऊपर आप बनाएंगे कि मेरा स्पॉन्सर का एप्लीकेंट के साथ ये रिश्ता है। वो लिखेगा मेरा रिश्ता ये है और मेरी वजह क्या है, मैं इसको सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, वो ये भी लिखेगा उसके अंदर कि ये वजह है मैं इसको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेन डॉक्यूमेंट बताया मैंने आपको, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ये लगा के देंगे। प्लस फिर आगे जैसे कि हम केस देखते हैं तो आगे फिर लिखना पड़ता है कि स्पॉन्सर का जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में हर महीने अगर ट्रांजैक्शन बड़ी हो रही है तो आप लाजमी, ये बात आप नोट डाउन कर लें अभी, अगर ट्रांजैक्शन बड़ी हो रही है 5 लाख की है, 10 लाख की है, 15 लाख की है, तो लाजमी हर ट्रांजैक्शन का आपको एविडेंस लिखना होगा अलग से पेपर के ऊपर कि इस ट्रांजैक्शन का पर्पस ये था, ये ट्रांजैक्शन इस मद में हुई है। अगर कॉलेज वाले आपसे नहीं पूछ रहे फिर भी आप लिखें, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट में कॉलेज वाले, इमिग्रेशन वाले आपको रिफ्यूज कर देते हैं इसी बात पे कि आपने जस्टिफिकेशन नहीं दी, आपकी ट्रांजैक्शन बड़ी अमाउंट की थी लेकिन आपने उसको लिखा नहीं कि क्या वजह थी, और इस तरह से एलिजिबिलिटियाँ रिफ्यूज हुई भी हैं। तो लिहाजा वो मांगे या ना मांगे कॉलेज वाले, आपको ये लिख के देना है। ये हो गया। प्लस एक और चीज़ है जो कि एक जनरल की चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जनरल चीज़ है कि अगर नाम में कहीं मिस्टेक आ रही, मिस्टेक से बनाते हैं जैसे मोहम्मद है तो मोहम्मद में आप क्या कर रहे हैं MUHA लिख रहे हैं, कहीं आप लिख रहे हैं MOHA, तो वो बेसिकली अरबी नाम है, तो अरबी नाम को लिखने के कई तरीके होते हैं ना इंग्लिश में। मोहम्मद अरबी में मोहम्मद है तो उसको MU भी कर रहे हैं MO, तो जापानी चीज़ को नहीं समझते, तो उसका भी आपने अलग से बनाना पड़ेगा एफिडेविट कि नाम में ये मिस्टेक आई है तो ये वजह है नाम में मिस्टेक आने की, ये वजह है। वो आप लिखेंगे कि ज़ाहिर ये अरबी नाम है, अमूमन अरबी नामों को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसकी सेम ही होती है, तलफ़ुज़ उसका सेम ही होता है, तो लिहाजा हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ये नाम सेम ही, एक ही आदमी है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा। कहीं पर अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो एड्रेस चेंज की वजह बताएं। अगर मिसाल के तौर पर स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस कुछ और आ रहा है और स्पॉन्सर का एड्रेस कुछ और है तो वो क्यों है, वो भी आप लिखें। अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो आप लिखें कि एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई स्पॉन्सर की तरफ से। बाकी स्टूडेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर उसने इंटर किया हुआ है तो 12 साल की तालीम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें हो गई। अगर उसने ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये हो गई उसके एजुकेशन की चीज़ें। प्लस उसका स्टूडेंट का भी FRC, स्टूडेंट का FRC भी जाएगा, ठीक है, फैमिली का सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर ID कार्ड, स्टूडेंट का भी लगेगा ID कार्ड, ठीक है, ID कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें लगेंगी। प्लस बर्थ सर्टिफिकेट जो कि बड़ा मेन डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। प्लस जैपनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, जैपनीज लैंग्वेज जितने अरसे उसने पढ़ी 150 घंटे, तो 150 आवर्स का जैपनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी उसको चाहिए। 150 या 180 आवर्स का भी सर्टिफिकेट उसको चाहिए। 180 है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसने कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो एग्ज़ाम का भी सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट। क्या, एजुकेशन, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका अगर ग्रेजुएशन की भी है तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। FRC है, आ जाए, FRC चाहिए, NIC चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जैपनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट से अगर उसने लैंग्वेज सीखी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई एग्जाम उसने पास किया हुआ है तो उस एग्जाम के बाद वो लगा देगा सर्टिफिकेट। ये तो हो गई मेन छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर से स्टूडेंट का तालीम में गैप है, बहुत बड़ा गैप अगर आ रहा है, तो उस गैप को भी जस्टिफाई करना है कि ये जो गैप आ रहा है इस गैप में उसने क्या किया,
आया कि उसने अगर जॉब की है तो जॉब का भी वो लेटर लगाएगा कि मैंने इस अरसे से इस अरसे तक मैंने जॉब की थी, ये लगा देगा। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने पूरे करने। तरीका मैंने बता दिया कि कहाँ से आपने निकालने कॉलेज, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, nishinkyo.org जो मैंने आपको पहले बताया, उन तमाम वहाँ पे कॉलेज आ जाएंगे, उन कॉलेज वालों को आप ईमेल करें, ठीक है, और कोशिश करें कि इंग्लिश को जैपनीज में ट्रांसलेट करके उसको ईमेल करें, या इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में कर लें ईमेल, वहाँ से जवाब आएगा। यही डॉक्यूमेंट्स हैं मेन जो आपको बताएंगे, ये आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहे हैं और अरेंज करके आप कॉलेज में सेंड कर दें, ये तरीकेकार है। शुक्रिया जिलानी साहब, आपने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी और उनके स्पॉन्सर्स के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, हम इजाज़त लेते हैं असलान साहब से भी, आपसे भी। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल शुक्रिया। रखें। शुक्रिया, थैंक दो यू हमारे वेरी का मच। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।